एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी, जो कि 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए 15 हिंदी पेडागोजी का जिक्र करेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो पुराने व्यूअर हैं उसको पता है कि इसमें 3 टॉपिक आता है, CDP हो गया, EVS हो गया और हिंदी पेडागोजी। तो जो नए लोग हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ पर आपको EVS, हिंदी और CDP ये 3 चीज़ का टॉपिक आपको मिलेगा। तो आइए आज का जिक्र करते हैं हम लोग हिंदी पेडागोजी 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए 15 में से 15 पेडागोजी। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? यह विचार जो है ये नॉम चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया है। वो जेनरेटिव ग्रामर की बात करता है, यानी सार्वभौमिक व्याकरण की बात करता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये नॉम चॉम्स्की ने दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहता है। देखिए निकटस्थ क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया है समीपस्थ यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी बच्चे जिस जगह पर रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें उपलब्ध होते हैं, जो चीज़ें उपलब्ध होती है उस चीज़ के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपने आप का विकास करता है। जैसे मान लिया जाए कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में वो जन्म लिए तो अगल बगल हिंदी बोलते हैं तो बच्चे हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश सीख लेते हैं। या फिर जो संसाधन होता है, किसी के घर में लैपटॉप है, मोबाइल है या कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी से वो संबंधित ज्ञान को सीख लेता है। तो निकटस्थ विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहता है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, भाषा के प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अधिक करते हैं। 2 बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर, ये क्या है कि बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, यानी बच्चा क्या कर पा रहा है और दूसरा कोई क्या कर पा रहा है, तो जो ज़्यादा उससे कर पाता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि बच्चे कोई चीज़ पढ़ते हैं, अटकते हैं, उसको शिक्षक या माता पिता कोऑपरेट कर लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, लेकिन शुरू में वो नहीं सीख पाता है तो गिरता है, डगमगाता है, पीछे से पकड़कर उसको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम सहायता देते हैं। तो इसलिए सहायता देते हैं जो कि MKO होता है, मोर नॉलेजफुल अदर्स होते हैं, यानी जो ज़्यादा जानकार होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक भाषा क्या हुआ, बच्चे में भाषा का विकास हो। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो आपकी बातों को वो सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो फिर वो भाषा अपना बोल नहीं पाएगा। तो करने के लिए क्या करना होगा, प्रक्रिया लेखन उपागम, गहन पठन, उत्पाद लेखन उपागम और प्रारंभिक साक्षरता उपागम, या प्रारंभिक साक्षरता। तो इसके लिए आपको भाषा सीखने के लिए क्या करना होगा, शुरुआत में पहले आपको प्रारंभिक साक्षर होना होगा, पढ़ना लिखना होगा, तभी आपके अंदर मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द संपदा यानी निर्मित रणनीति नहीं है, जिससे शब्द संपदा का निर्माण नहीं हो, वो पूछ रहा है। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, कोई संदर्भ जुड़ा हुआ है और कोई शब्द है, परिभाषित करेंगे तो शब्द संपदा उसके पास होगा ही, तो ये होगा। वर्णों की रूपरेखा बनाना, जब हम वर्ण की रूपरेखा बनाएंगे तो भी उसके अंदर शब्द संपदा होगा। शब्द के भागों का विश्लेषण करना, कोई शब्द है जैसे बड़ा शब्द है तो बड़ा शब्द का कोई भाग भी हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसके अंदर शब्द संपदा निर्माण हो रहा है। मान लिया जाए कि महीपाल, तो मही और पाल, मही का यदि हम विस्तार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं तो उसके अंदर शब्द संपदा मही का हो गया, पाल का भी हो जाएगा, पाल बताएंगे तो शब्द के भागों का विश्लेषण करने पर भी संबद्धता स्थापित करना, किसी चीज़ से रिलेटेड यानी किसी चीज़ से जोड़ेंगे, संबद्धता स्थापित करेंगे तो उसके अंदर शब्द संपदा का निर्माण नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेखन डैश है, बहुत छोटा प्रश्न है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं।
तो लेखन डैश है, लेखन क्या है, एक उत्पाद कौशल है। यानी जब कोई बच्चा लिखना सीख जाता है तो उसको कहा जाता है उत्पाद कौशल। तो बच्चों में उत्पाद कौशल हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। देखिए यहाँ पर नहीं पूछ दिया है, यही सब गौर करना है आपको। सीटेट में हमेशा क्या करता है, सत्य के जगह असत्य लिख देता है या सत्य नहीं है, तो ये सब गौर करना है। तो क्या कह रहा है कि मुद्रित या समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, जब दीवारों पर कहानी लगाएंगे तो बच्चों में क्या होगा, ये मुद्रित या समृद्ध परिवेश मिल जाएगा कि भाई दीवार पे क्या क्या है। कक्षा में पठन कोना सूचित करना, कक्षा में पठन कोना यानी कोई कोना में पढ़ने का कोई चीज़ लिखवा देंगे तो भी बच्चों में क्या हो जाएगा, वो मुद्रित परिवेश है। मुद्रित मतलब एक तरह से प्रिंटेड, प्रिंट किया हुआ। तो ये प्रिंट भी है, चार्ट लगा रहे हैं तो प्रिंट है। पठन कोना सूचित कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एक मुद्रित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, अब कोई विद्यार्थी, अलग अलग विद्यार्थी कोई चीज़ बनाया, हम इधर चिपका दिए उधर चिपका दिए, तो उससे भी मुद्रित परिवेश मिल रहा है। कक्षा में खिलौने का कोना बनाना, खिलौना किसी कोना में रखेंगे तो उससे समृद्ध या मुद्रित परिवेश नहीं कहलाता। तो आपका आंसर पूछ रहा नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम्य में निवेश क्या है, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर। देखिए बोधगम्य निवेश का मतलब क्या होता है, बोधगम किसी चीज़ का उसको बोध हो जाना, बोध होते जाना ये कहलाता है बोधगम्य निवेश। तो बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना, ये बोधगम्य निवेश क्या होगा, क्या अर्थ है कि बच्चे को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी वो समझ पाए अपने भाषा को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा शिक्षण होगा यहाँ पर, समग्र भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही को चुनिए। यानी भाषा शिक्षण, समग्र भाषा शिक्षण क्या हुआ, सभी तरह का भाषा को सीख लेना, सभी तरह के भाषा को सीख लेना कहलाता है समग्र भाषा शिक्षण। तो समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बनाई वर्तनी होगा, वर्तनी यानी जो स्पेलिंग है अपने द्वारा, जो समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, यानी अपने आप से जो बनाता है उसको वो प्रोत्साहित करता है समग्र भाषा। तो ये कथन क्या है, सही है। तो समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करता है, वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करता है। समग्र भाषा उपागम में पढ़ना वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ कर सकता है, तो ये भी क्या है, सही है। समग्र भाषा उपागम रखना वाद पर आधारित है, यानी विचार, वाद मतलब क्या, विचार पर आधारित है। ये क्या है, ए और बी सही है, सी क्या है, गलत है। अब देखिए ए तथा बी सही है तथा सी गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। बारीकी एकदम ध्यान से, बारीक महीन महीन पढ़ना, महीन अक्षर नहीं, यानी बारीकी से बहुत ध्यान से मग्न होकर मंत्रमुग्ध होकर पढ़ना, क्या अर्थ है। पठन सामग्री में है क्या, यह जानना, यानी पठन सामग्री में क्या है उसको जानना है। पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्राथमिकताएं जांचना। हम क्या करते हैं, इसलिए हम कोई भी चीज़ जो है ना बारीकी से पढ़ते हैं कि जो विशिष्ट सूचना है उसको खोज रहे हैं, उसके अंदर यानी उस चीज़ में विशिष्ट बातें क्या है, स्पेशल चीज़ क्या है, इसलिए हम वैसा पढ़ते हैं बारीकी से। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। मौन पठन, मौन पठन जो है ना, ये शिक्षार्थियों में उच्चारण कहाँ होगा, उच्चारण होगा नहीं होगा, वो मने मन पढ़ेगा, तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन, जब वो स्वस्वर वाचन करेगा तब क्या होगा, उसके अंदर उच्चारण भी होगा और संपदा का भी निर्माण होगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ये नहीं,
सरसरी तौर पर पढ़ना। सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब क्या, जैसे कि पेपर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो जितना चीज़ लिखा हो उतना नहीं पढ़ते, क्या करते हैं एक पेज उल्टा है देख लिए, मोटा मोटा हेडलाइन क्या है, फिर उल्टा है फिर पढ़ लिए। तो जो स्पेशल चीज़ होता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो सरसरी तौर पर पढ़ने से उच्चारण और शब्द संपदा का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा, शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन जोर जोर से पढ़ना। स्वस्वर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना। जब जोर जोर से पढ़ेगा तो उच्चारण भी हो जाएगा और शब्द संपदा का भी निर्माण हो जाएगा कि क्या चीज़ को क्या बोलते हैं। गलत बोलेगा तो बच्चे उसको क्या करेंगे, शिक्षक उसको क्या करेंगे, उस बच्चे के वर्तनी को सुधारेगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन की बात एक ही आदमी किया है, पियाजे। ये दोनों बात कौन किया है, पियाजे किया है। तो अब ऑप्शन क्या पढ़िएगा, आपका आंसर क्या है, जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 का कवि शांति शब्द, कक्षा 1 का कवि शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यानी कोई बच्चा है, कवि है, उसका नाम है कवि है, यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा वो क्यों करता है कि उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं करते, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। नहीं, वो तो जान के मजे ले रहा है ना, क्या कर रहा है कि जान के मजे ले रहा है। तो उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता ये नहीं। क्या है, वह इसलिए करता है कि जो साउंड है, मिलता जुलता राइमिंग वर्ड है, शांति फांति डांति मानती, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड है। तो वो ध्वन्यात्मक यानी जिसमें ध्वनि हो, ये ध्वनि हो, तो जागरूकता विकसित कर रहा है। नहीं, जागरूकता विकसित कर रहा है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। यानी व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है कुछ, गीत के कुछ, यानी कोई गीत वगैरह लिख रहा है, सॉन्ग लिख रहा है, उसका कुछ जो है ना व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिख रहा है। तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या कीजिएगा, तो गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहना। हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। बच्चों को प्रत्येक गलती पर 5 बार सही तरीके से लिखने का ना, ये तो पनिशमेंट हो गया। यानी हम क्या करेंगे कि जो गलती लिखा है, हम लाल पेन से करें चाहे किसी से करें, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सटीक क्या होगा कि हम उसको अंडरलाइन कर देंगे कि ये बेटा तुम गलती किया, और किस टाइप का गलती किया वो बताना। यानी गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहना कि देखो इसके जगह पर ये होगा। हम प्रकृति बता दिए गलती का और फिर उसको सुधारने के लिए भी हम कह रहे हैं। तो ये सबसे सटीक हो सकता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। घर की भाषा, कोई भी माध्यम, जैसे पढ़ाई का माध्यम होता है, मीडियम होता है, जो भी माध्यम है, और हम घर की भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे रणनीति में सफलता दिला सकता है। ये अच्छा चीज़ है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, बहुभाषिकता। जब हम एक भाषा यानी 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं या करने देते हैं बच्चों को, तो ये कहलाता है बहुभाषिकता। तो दूसरा भाषा क्यों, घर का भाषा क्यों करेंगे, तो क्या होगा, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। बाधक कभी नहीं होता है, वो क्या है, सहायक होता है। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, मुश्किलें भी पैदा नहीं करता है। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, बचना भी नहीं चाहिए, यूज कर रहा। तो ये क्या है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सिखा सकता है। कब सबसे अच्छा सिखा सकता है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सिखा सकता है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, अलग से नहीं करेंगे, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, कंठस्थ भी नहीं, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, कोई जो है क्रिएटिविटी यानी संरचना है उसको, उपागम को अपनाकर भी नहीं, क्या करेंगे, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत। हम कोई पठन सामग्री में है और उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको पहचान लेंगे और उसको जोड़ कर देखेंगे तो हमारे अंदर भाषा का व्याकरण
अच्छा हम सीख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। आने वाले 2022 में जो स्टार्ट हो रही है एग्ज़ाम 23 तक जाएगा, फरवरी तक जाएगा, ये अच्छे 24-25 शिफ्ट में है, तो इसके लिए आपके लिए ये कारगर साबित हो ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।